So now I'm going to tell you about the basic provisions of ordinance making power of the President of India. President की ordinance making power मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ. I would like to share my screen with you people so that I can explain all the points in a better manner. ये देखिए. This is ordinance making power of President of India. Okay, shall we start? सबसे पहले देखिए. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. मैंने बताया सेंटर में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर. गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में? 213. और प्रेसिडेंट किस में है? 123. याद रहेगा. प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है, टेम्परेरी लॉ बनाता है अंडर आर्टिकल 123, जबकि गवर्नर बनाता है अंडर आर्टिकल 213. वो है स्टेट लेवल जो गवर्नर बनाता है, और सेंट्रल लेवल पर बनाता है प्रेसिडेंट. बनाता है वर्ड को यहां लिखिए प्रोमुलगेट. ऑर्डिनेंस की प्रोमुलगेशन होती है. और कब बनाता है? रिसेस पीरियड में. रिसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या होती है? मैंने बताया 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में. बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन. तो बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच के टाइम पीरियड को भी हम क्या बोलेंगे? रिसेस. और मॉनसून सेशन और विंटर सेशन के बीच के पीरियड को भी हम क्या बोलेंगे? रिसेस. और विंटर सेशन के बाद भी आपका जब तक बजट सेशन स्टार्ट ना हो जाए तब तक भी क्या रहेगी? रिसेस. क्लियर? रिसेस पीरियड में व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ लॉ, अर्जेंट एकदम जरूरत है लॉ की, तो हम क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करते हैं. फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की. ठीक है. और अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर्स से प्रेसिडेंट कैसे डील करेगा उसके लिए बनाया गया है. 4 कमियां, 4 लिमिटेशन, 4 रूल्स हैं इसको लेकर. वो 4 रूल्स कौन कौन से हैं? पहला रूल पहला मैंने बताया सिर्फ तब होगा व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ठीक है जी. अगर पार्लियामेंट एक हाउस सेशन में है पर दूसरा नहीं है, क्या तब भी ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है? आंसर इज यस. When either of the 2 houses of parliament is not in session, then also ordinance can be promulgated. Okay, yani when only one house is in session, yes, the parliament can be president can promulgate an ordinance. Okay, चले आगे. लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा ऑर्डिनेंस बनाया है, वो तब बनाया व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन, तो वो वॉइड होगा. तब वो वॉइड होगा. वॉइड मतलब क्या? हैविंग नो लीगल इफेक्ट्स, जिसके कोई लीगल इफेक्ट्स ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? कि वो वॉइड है. ओके. और जो लेजिस्लेशन की पावर पार्लियामेंट की है, क्या वैसे ही पार्लियामेंट के पैरेलल पावर प्रेसिडेंट के पास है? नहीं, पैरेलल नहीं है. पैरेलल का मतलब क्या है? कि लॉ वो भी बना सकती है, वो भी एट द सेम टाइम नहीं. लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, पर अगर पार्लियामेंट नहीं है सिर्फ तभी बना सकती है प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट डजंट एंजॉय अ पैरेलल, साथ के साथ पावर नहीं है. इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं अब हम. ठीक है, नेक्स्ट मिनट. और इसके बाद अब मैं अगला पॉइंट आपको करवाने जा रहा हूं जो कुछ इस प्रकार है. ये देखिए आप. अब सेकंड कंडीशन ये है, सिर्फ तब जब अर्जेंट नीड ऑफ अ लॉ हो. सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है. आरसी कूपर केस हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन इस बात पर कि यस देयर इज अर्जेंसी, अर्जेंट नीड ऑफ अ लॉ है या नहीं है. प्रेसिडेंट इस बात को लेकर अगर सेटिस्फाइड हो गया है तो इट कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. और अगर पता चले प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को मेलाफाइड यूज किया, यानी कि देयर वाज मेलिस, यानी आर्बिट्रेरली यूज किया गया है, अपनी मर्जी चलाई गई है और अपनी पावर्स का मिसयूज किया, रियलिटी में लॉ की जरूरत थी नहीं, फिर भी प्रेसिडेंट ने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कांटा मारते हुए उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. समझ में आया?
सच में होना चाहिए अर्जेंट नीड ऑफ लॉ, सच में होना चाहिए पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, दो कंडीशंस है। चले आगे और आगे चलते हैं। अब प्रेसिडेंट का ये फैसला, ठीक है, कि यस देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ लॉ, अब उसके और दूसरा पार्लियामेंट नॉट इन सेशन है ना। अगर प्रेसिडेंट खुद एक हाउस को प्रोरोग कर दे, can be question a court on the ground that the president has prorogued one house or both houses of parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject, ताकि पार्लियामेंट्री डिसीजन, पार्लियामेंट्री सिस्टम को बाईपास किया जा सके और सरकमवेंट किया जा सके अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को, इस ग्राउंड पर भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकते। मैं समझाता हूँ, समझो। पार्लियामेंट में एक लॉ पास करना चाहती है मोदी सरकार, मान लो उसे पता है अगर हम करने लगे लोकसभा में तो पास कर लेंगे, राज्यसभा में पास नहीं होगा, अभी भी कांग्रेस ही ज्यादा है वहां, क्लियर। तो चालाकी क्या दिखाई मोदी सरकार ने, पहले मान लो हाइपोथेटिकली बता रहा हूं ये मैं, नॉट रियलिटी। मोदी सरकार ने किसको बना रखा है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी को कहा लेटर निकाल दो, सेशन खत्म, सारे अपने घर को जाओ, लोकसभा राज्यसभा दोनों अपने घर को चलेगी, सेशन खत्म हो गया। और उसके अगले दिन ही उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया। वही ऑर्डिनेंस लॉ के रूप में पार्लियामेंट में पास ना हो पाता तो शॉर्टकट रास्ता निकाल दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इट शोज देयर वाज मैलिस, इट शोज देयर वाज मैलाफाइडली एक्ट किया है प्रेसिडेंट ने। समझ में आया? समझ में आया? ये राजनीति खेल गए। ओके, तो अर्जेंट नीड ऑफ अ लॉ इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो कि कौन जज करेगी? सुप्रीम कोर्ट। कि क्या सच में जरूरत थी एकदम से लॉ बनाने की, पार्लियामेंट के बाहर से जाके जरूरत थी या नहीं थी? क्लियर। और आगे चलते हैं। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 1975 में, जिसमें प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन को फाइनल बोला गया था और कंक्लूसिव बोला गया था और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू बोला गया था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फैसला ले लिया कि खत्म हो गया सेशन और अब मैं खुद अकेला बनाऊंगा ये ऑर्डिनेंस, तो इट कैन नॉट बी क्वेश्चन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर प्रेसिडेंट कहता है यस देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ लॉ, तो है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन एनी कोर्ट एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया? तो ये 44th अमेंडमेंट खत्म कर दिया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, मोरारजी देसाई सरकार ने इसको खत्म किया। 44th अमेंडमेंट 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उन्होंने प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन को जस्टिसेबल बना दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइट। अब थोड़ा फास्ट चल रहा होगा, लग रहा है ना फास्ट? नहीं लग रहा? लगना चाहिए काफी, क्योंकि पहला लेक्चर ना आपका। तो समझो, दो प्रधानमंत्री एक दूसरे से उल्टे आए थे हमारे भारत देश में। कौन कौन से थे? एक तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा के सरकार बनाई थी जनता पार्टी ने। कांग्रेस सरकार को गिरा के सरकार बनाई जनता पार्टी ने और पीएम बने थे मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी की सबसे मेन अमेंडमेंट जो थी वो थी 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उसके बिल्कुल उलट थी 44th अमेंडमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके पीछे किसका दिमाग था? इंदिरा गांधी का। 44th अमेंडमेंट किसके दिमाग से थी? मोरारजी देसाई। और जो जो 42nd में हुआ, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो काम हुए, उस सबको उलट कर दिया 44th अमेंडमेंट में मोरारजी देसाई ने। और इंदिरा गांधी ने 38th अमेंडमेंट भी एक की थी, उसमें उन्होंने कहा था अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाने के लिए अगर कोई एक बार बोल दिया यस देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ लॉ, तो वो फाइनल है। इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोई बंदा कोर्ट में नहीं जाके कह सकता प्रेसिडेंट ने गलत किया। पार्लियामेंट का काम छीन के अपने पास लेके आ गए। पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, वहां पे हम बोलेंगे तो सही, गालियां तो देंगे सरकार को, यह कर रहे हो, डिबेट तो होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी,
सारा कट मार दिया उसने और चक्कर धक्के से भारत में कानून बना दिया, धक्के से लिख दिया अर्जेंट नीड ऑफ लॉ, जबकि अर्जेंसी कोई थी नहीं। समझ में आया? इंदिरा गांधी कहती सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा नहीं सकते प्रेसिडेंट की अर्जेंट वाले फैसले को लेकर, उसको उलट कर दिया। मुरारी देसाई ने कहता क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। समझ में आया? और आगे चलते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इट इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन। यानी कि जिस जिस चीज के ऊपर पार्लियामेंट लॉ मेकिंग कर सकती है, उस चीज के ऊपर, उन सभी चीजों के ऊपर प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस मेकिंग कर सकता है। कैसे पता चलेगा कि पार्लियामेंट किस चीज पर लॉ बना सकती है? सुनो ध्यान से। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत देश का संविधान है, उसका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है प्रियम्बल। उसके प्रियम्बल के नीचे दिया हुआ है क्या? उसके 25 पार्ट्स, और 25 पार्ट्स के नीचे दिया हुआ है 12 स्केड्यूल्स। समझ में आया? ये 12 स्केड्यूल क्या है? ये लिस्ट्स है। असली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहां दिया हुआ है 25 पार्ट्स में। एवरी पार्ट इज डिवाइडेड इनटू अ चैप्टर and every chapter is divided into articles. Every article is divided into clause and every clause is divided into subclause. पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसमें दिया हुआ है 25 पार्ट्स में। ये 25 पार्ट्स पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें है, क्योंकि ये प्रियम्बल तो सिर्फ एक पैराग्राफ है, और ये 12 schedules, it is like an appendix, addendums, it is like attachment. समझ में आया? कुछ अटैच किया हुआ है ताकि इन 25 पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। किया? अब ये जो 12 schedules हैं, इन 12 schedules में जो 7th schedule है, उसमें 3 lists given है। और ये 3 लिस्ट्स कौन कौन सी लिस्ट्स है? ये है यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट, और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट पर कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ कौन बनाएगा? बोथ। और जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर लॉ बनाएंगे। और स्टेट लिस्ट वाले लॉज जो है वो कौन बनाएगा? विधानसभा प्लस विधान परिषद। और बोथ वाले जो लॉज हैं, जिस पर सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी, अगर उसमें टाई हो गया, सेम लॉ बना दिया, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल लॉ शैल प्रिवेल। मगर एक सिचुएशन में सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ अगर दोनों बन गए तो स्टेट लॉ प्रिवेल करता है सेंट्रल लॉ के ऊपर। वो एक सिचुएशन हमें रामनिवास जी बताएंगे। रामनिवास जवाब दे, आपको करवाया हुआ ये मैंने। वैसे तो कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम पर बने लॉ, वैसे तो कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम पर बने हुए लॉ जो होते हैं, उसमें रूल ये है, इफ देयर इज अ टाई, कि सेंटर ने भी लॉ बना दिया, स्टेट ने भी, तो सेंटर का लॉ स्टेट के लॉ के ऊपर माना जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन में स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ से ऊपर माना जाएगा। वो सिचुएशन कौन सी होती है? वो सिचुएशन कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? अगर विधानसभा विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, इन्होंने लॉ बनाया, उन्होंने भेजा गवर्नर के पास और गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया,
स्टेट लॉ को अगर प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाए फिर वो सेंट्रल लॉ से भी ऊपर बच जाता है। फिर अगर कॉन्ट्रडिक्शन भी होगी सेंट्रल लॉ के साथ तभी सेंट्रल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा बल्कि स्टेट लॉ प्रिवेल ओवर करेगा। समझ में आया? ये करवाया था मैंने आपको सीपीसी कराते हुए, याद आया? और आगे चलते हैं। समझ में आ गया? अब फिर से यहां, अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन। जो एक सेंटर का लॉ है, अब देखो मैंने बताया कि यूनियन लिस्ट के आइटम्स पर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट के आइटम पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। क्लियर? यानी कि यूनियन लिस्ट में जो आइटम दे रखे हैं उन आइटम्स पर अगर ऑर्डिनेंस भी बनाना है तो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट लिस्ट के आइटम्स पर लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर ऑर्डिनेंस बनाना है तो भी कौन बनाएगा? गवर्नर, ना कि प्रेसिडेंट। समझ में आया? और कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम्स पर ऑर्डिनेंस कौन बनाएगा? बोथ, प्रेसिडेंट भी गवर्नर। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया पॉइंट कि प्रेसिडेंट किस किस आइटम पर ऑर्डिनेंस बना सकता है? उन आइटम्स पर जो कि या तो यूनियन लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में है। क्लियर है? ओके, अब और आगे चलते हैं। An ordinance can be issued only on those subjects on which the parliament can make laws. Yeah, that is union list items. Clear? Clear है ये point? आगे, an ordinance is subject to the same constitutional limitation as an act of parliament. जो पार्लियामेंट के ऊपर दायरा है, जो पार्लियामेंट के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कुछ लिमिटेशंस लगा रखी है, इस दायरे से बाहर जाके लॉ नहीं बनाना, वही दायरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट को भी उसी दायरे के अंदर अंदर रह के लॉ बनाने हैं। यानी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना जो फंडामेंटल राइट से खिलाफ हो, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से खिलाफ हो। समझ में आया? देन an ordinance cannot abridge or take away any of the fundamental rights. फंडामेंटल राइट से खिलाफ ना तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, इसलिए ना ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है। ओके, अब अगर ऑर्डिनेंस बनता है तो क्या होता है? 6 वीक्स वाली बात फिर से बता रहा हूं। अब मान लो एक ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट हो गया, एक ऑर्डिनेंस बनाया, कब बनाया? रिसेस पीरियड के अंदर। रूल ये है, पार्लियामेंट के जो सेशन है उसके बीच का गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी विद इन 6 मंथ्स पार्लियामेंट सेशन में जरूर आएगी और फिर उसके बाद वो वोटिंग करेगी। किस पर वोटिंग करेगी? ऑन ऑर्डिनेंस। रूल ये कहता है अगर रिसेस पीरियड में कोई ऑर्डिनेंस बना है तो जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो वो कंसीडर करेगी उनके पीछे से, यानी रिसेस पीरियड में कौन कौन से ऑर्डिनेंस बने हैं, और फिर 3 काम करेगी। या तो उसको पास करेगी, या उस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट करेगी, या फिर कोई एक्शन नहीं करेगी। ऑर्डिनेंस बनने के बाद 6 महीने के अंदर वोटिंग जरूर होगी। यानी वोटिंग से पहले 6 महीने तक मैक्सिमम जिंदा रह सकता है एक ऑर्डिनेंस, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, नॉट प्रैक्टिकली। क्यों? 2 सेशंस का गैप कभी 2 महीने से ऊपर होता ही नहीं। क्लियर? रिसेस पीरियड कभी 2 महीने से ज्यादा, 2 या 3 महीने ज्यादा होती। मैक्सिमम गैप between 2 sessions is 6 months, but in reality is only 2 to 3 months maximum. Clear? और आगे चलते हैं। अगर तो ऑर्डिनेंस को पास कर दिया पार्लियामेंट ने तो वो हमेशा के लिए एक्ट बन जाएगा। ऑर्डिनेंस में और एक्ट में क्या फर्क है? एक्ट परमानेंट लॉ होता है और ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लॉ होता है। क्लियर? और अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसी दिन से वो लॉ वॉइड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सीज टू ऑपरेट सही वर्ड है, सीज टू ऑपरेट। क्लियर? लेकिन नो एक्शन नहीं हुआ तो पार्लियामेंट जिस दिन भी रीअसेंबल हुई है उसके बाद के 6 वीक्स के बाद क्या होगा?
सीज टू ऑपरेट। समझ में आ गया? पास कर दिया तो एक्ट बन जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो एंड हो जाएगा, नो एक्शन हुआ तो 6 वीक्स के बाद सीज टू ऑपरेट। तो मैक्सिमम लाइफ सिमरन बोलेगी, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस? जल्दी बोलो। Hypothetically speaking, what can be the maximum life of an ordinance? 6? ऑर्डिनेंस कब का बना हुआ है? एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितना टाइम जिंदा रह सकता है? 6 और 6 months प्लस 6 वीक्स, ये आंसर है। अभी भी आप समझे नहीं है, सुनो। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, बजट सेशन, अगला मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन फेब में शुरू हुआ, मई में खत्म, और फिर क्या शुरू हो गया? रिसेस पीरियड, रिसेस। फिर मॉनसून सेशन आया जुलाई अगस्त, फिर शुरू हो गया क्या? रिसेस। फिर आ गया विंटर सेशन नवंबर दिसंबर, यही होता है। अब कौन से दिन रिसेस के हैं? जून का महीना, और थोड़े से मई के दिन, थोड़े से जुलाई के दिन, मैक्सिमम 2 महीना हो सकता है। उसी तरह से ये सितंबर अक्टूबर, थोड़े दिन यहाँ के लगा लो, 2 से 3 महीने तो नहीं हो सकते। और ये रिसेस पीरियड का भी 6 मंथ से एक्स्ट्रा होता ही नहीं। मान लो जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट कभी भी खत्म हो सकती है, प्रोरोगेशन, प्रेसिडेंट कह सकता है काम पूरा हो गया, जाओ अपने घर। सेशन एंड, यानी सेशन एंड करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। हु कैन प्रोरोग अ सेशन? आंसर, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग अ सेशन। सेशन का एंड, प्रोरोगेशन क्या होता है? सेशन एंड्स। जैसे ही सेशन एंड हुआ, अगर मान लो उसके अगले दिन ही ऑर्डिनेंस आ गया, तो मैक्सिमम कितना टाइम ऑर्डिनेंस जिंदा रहेगा? 6 महीना। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट आ जाएगी, पार्लियामेंट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया तो 6 वीक और जिंदा रहेगा। तो मैक्सिमम गैप कितना हुआ 2 सेशंस में? 6 months प्लस 6 वीक। बट दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये हाइपोथेटिकल बात है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ फिक्शन है। क्लियर? क्योंकि कभी भी 6 महीने गैप होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम गैप 6 months प्लस 6 वीक्स होता है। ठीक है जी। क्या एक ऑर्डिनेंस को बनाने के बाद विथड्रॉ भी किया जा सकता है? यस। क्लियर? क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? नहीं, ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ऑर्डिनेंस में भी उसको पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुननी होगी, माननी होगी। ओके? क्या ऑर्डिनेंस बैकडेट से लागू किया जा सकता है? आंसर इज यस, बैकडेट से भी बन सकता है, क्योंकि अगर लॉज बन सकते हैं बैकडेट से तो वो ही बन सकता है, पर क्रिमिनल लॉ बैकडेट से नहीं बनता। तो क्रिमिनल ऑर्डिनेंस बैकडेट से नहीं बनता। किसी चीज को क्राइम बैकडेट से डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में लिखा है। जब 20 क्लॉज 1 फॉर्मेट्स कराऊंगा तब समझाऊंगा क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, मेकिंग अ लॉ फ्रॉम बैकडेट। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है जी। फिर इट कैन ऑल्टर अमेंड द टैक्स लॉ। क्या टैक्स लॉ को ऑर्डिनेंस से मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। However, it cannot be issued to amend. क्या कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। ओके? क्या किसी पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट को मॉडिफाई या रिपील किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या किसी ऑर्डिनेंस को ही मॉडिफाई या रिपील ऑर्डिनेंस के द्वारा ही कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्लियर? और क्या ये यूजुअल पावर है? नहीं, ये अनयूजुअल। हर देश के प्रेसिडेंट के पास नहीं है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, हमारे पास है लेकिन। ठीक है? ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि यूएसए में नहीं है, यूके में नहीं है। ओके? बी आर अम्बेडकर कहते थे ये पावर होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि said in the Constitutional Assembly that the mechanism of ordinance
has been devised in order to enable the executive to deal with the situation that may suddenly and immediately arise when the parliament is not in session. कि रिसेस पीरियड में अर्जेंसी हो जाएगी तो पार्लियामेंट तो है नहीं, तो एकदम से लॉ कैसे मिलेगा, प्रेसिडेंट देगा। तो ये सिर्फ अर्जेंसी में, इमरजेंसी में यूज करने का एक प्रोविजन क्रिएट किया था डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी। और यही बता दिया जाए कि जरूरी नहीं है कि देश में उस दौरान इमरजेंसी लगी हुई हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, सिर्फ तभी लगेगा ऑर्डिनेंस, ऐसा कुछ नहीं है। 3 इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। जब कोई वार नहीं है, जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं है, जब कोई आर्म्ड रिबेलियन नहीं है, ये 3 ग्राउंड्स होते हैं इमरजेंसी के। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वार, ना एक्सटर्नल एग्रेशन, ना आर्म्ड रिबेलियन, यानी ये ग्राउंड्स है नेशनल इमरजेंसी के, ये ग्राउंड्स है। ठीक है, इनमें से कोई भी ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता तब भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ओके। और लोकसभा के रूल्स ये कहते हैं कि जब आप किसी ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने का कोई बिल लेकर आते हैं हाउस में, तो एक स्टेटमेंट साथ में होनी चाहिए जो कि एक्सप्लेन करे क्या सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से जरूरी हो गया है कि एक इमीडिएट लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंस शुड आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस। क्लियर? अर्जेंसी को लेजिस्लेचर भी देख सकता है। आगे, so far no case has gone to the Supreme Court regarding promulgation of ordinance by president. प्रेसिडेंट के द्वारा पास किए किसी ऑर्डिनेंस को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन DC वाधवा केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में था ये, तो एक रेलेवेंट केस है इस पॉइंट पर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नर ऑफ बिहार ने 1967 से 1981 में 256 ऑर्डिनेंस बनाए, और ये सब के सब इनफोर्स रखे गए फॉर 1 साल, 2 साल, 3 साल या 14 सालों तक। अभी भी सिमरन ने क्या बोला, मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 months plus 6 weeks, यानी आधा साल, 7.5 साल, 7.5 महीने, है ना। बिहार में 14 सालों तक भी ऑर्डिनेंस जिंदा रखा गया। ऑर्डिनेंस बनाया, जैसे बिहार की विधानसभा आई, उन्होंने अगर पास नहीं किया, जैसे ही वो काम करता फिर से बना दिया। इसे क्या कहते हैं, री-प्रोमुलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस। समझो, धीरे धीरे कराता हूं। मान लो एक ऑर्डिनेंस बनाया गवर्नर ने, पास नहीं हुआ वो स्टेट लेजिस्लेचर में, तो खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म हुआ अगले दिन फिर बना दो, फिर 6 महीने में पास नहीं हुआ, खराब हो गया, फिर बना दो। तब कैसे एक लॉ बना रखा है, जो कि लॉ को बनाने का काम तो स्टेट लेजिस्लेचर का है, स्टेट में बना कौन रहा है, गवर्नर। वैसे 6-7 महीने तक खत्म हो जाना चाहिए ऑर्डिनेंस, ये चल रहा है 14 सालों तक। तो तक का किया किसने, बिहार के गवर्नर ने। और री-प्रोमुलगेशन, ये वर्ड्स यूज किए वाधवा केस में, DC वाधवा केस में, कि सक्सेसिव री-प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के नियमों के खिलाफ है, और इनको क्या करना चाहिए, कोर्ट को इनको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है वो तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल पावर है। लॉ बनाने की पावर हमने कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर को थोड़ा दे रखी है, तो एक्सेप्शनल अर्जेंसी में करने के लिए काम था, वो तो रेगुलर बेसिस पे करने लग गए। गलत है, समझ में आया? It cannot be used as a substitute for the legislative power of the state legislature. ये काम स्टेट लेवल पर कानून बनाने का काम जो है वो किसका है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का है, ना कि गवर्नर का। और
14 सालों तक गवर्नर का बनाया लॉ चल रहा है, गलत है। क्लियर? और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा खत्म होता है ये टॉपिक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। हमारा अगला सेशन शुरू होगा पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से कल। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? रजत, स्नेहा, वंशिका, any problem, any query? Sir, you were explaining my doubt.